नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं ना। हमने उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन का। इसके बाद हमने आगे उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था ना, वर्गीकरण। और फिर लास्ट में मैंने कुछ सवाल लिए थे ना, एक तो बंध लंबाई का लिया था, एक बंध वियोजन एंथैल्पी और एक द्विध्रुव आघूर्ण का। द्विध्रुव आघूर्ण का सवाल आपको समझ में आ गया होगा ना। CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I है ना। अरे चार सेपरेशन यानी आवेश पृथक्करण के आधार पर तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है ना, तो उस पर सबसे ज्यादा नेगेटिव, तो उस CH3 पे सबसे ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव। तो चार सेपरेशन के आधार पर तो ना, अरे CH3F का ज्यादा होना चाहिए ना, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I, ऐसे होना चाहिए ना। और जनरली है ना, अरे द्विध्रुव आघूर्ण है वो आवेश पृथक्करण यानी Q पर निर्भर करता है ना। Q के समानुपाती है, D के भी समानुपाती, पर Q डोमिनेंट होता है किस पर, D पर इस केस में क्या हो गया, CH3F और CH3Cl इन दोनों के अंदर D डोमिनेंट हो गया ना। D का मतलब दोनों के बीच की कार्बन और हेलोजन के बीच की बंध लंबाई, तो वो कार्बन क्लोरीन में ज्यादा है, किससे, कार्बन क्लोरीन से। इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3 4 होना चाहिए था, पर क्या हो गया 2 1 3 4। ये आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए आगे हम बात करते हैं आज हेलो एल्केन को बनाने की विधियां। तो अपनी हेडिंग होगी बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। देखिए बनाने की विधियां, बनाने की, हाँ जी, बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है ना, यानी बनाने की विधियां। और इसमें सबसे पहली विधि लेते हैं अपन किससे, एल्केन से। किससे बच्चों, एल्केन से। देखिए एल्केन से कैसे बनाएंगे ना, तो एल्केन की अभिक्रिया ना, ये 11th क्लास की रिएक्शन है ना। तो एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ना, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन से करवाते हैं ना। तो किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, या कह दो हेलो एल्केन का। तो क्या कहूंगा मैं कि एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन से कराने पर, हेलोजन से कराने पर हेलो एल्केन बनते हैं। हेलो एल्केन बनते हैं। ये लीजिए। अब देखिए मैं कहीं भी R से अभिक्रिया स्टार्ट करता हूं ना, R से, तो वो एक जनरल रिएक्शन है ना। अब R की जगह, R का मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप R की जगह कोई एल्किल ग्रुप ले लो, वो एग्जाम्पल बन जाएगा ना। जैसे मेथिल ले लो, एथिल ले लो, सबसे छोटे ग्रुप तो यही मेथिल और एथिल है ना। चाहो तो प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी ले सकते हो आप ना। अब देखिए तो मैंने क्या कहा, ये RH, ये कोई एल्केन है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, हेलोजन। हेलोजन का मतलब H2 है ना। अरे हेलोजन जो है ना वो H2 के रूप में मिलेगा ना, अणु के रूप में। और इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ना, सनलाइट। ये लो सनलाइट, सूर्य का प्रकाशन। या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, H न्यू है ना, E बराबर H न्यू है ना। अरे एनर्जी E बराबर क्या होता है, H न्यू। परावैंगनी प्रकाश है ना, आप जानते हो तो परावैंगनी प्रकाश क्या, सूर्य के प्रकाश का एक भाग है ना। तो मैं H न्यू से भी दिखा सकता हूं ना। तो क्या बनेगा, एक चीज देखो, ये एल्केन जो है ना, एल्केन, अरे हमको ये एक्सिस में लेना भी है ना, किस में लेना है, एक्सेस में, अधिक मात्रा में ना,
अधिक का मतलब हेलोजन के कंपेयर में ही बहुत ज्यादा है ना। अरे हेलोजन की तुलना में एल्केन बहुत ज्यादा है ना, एक्सेस में है ना। एक्सेस में नहीं लोगे आप तो एल्किल हैलाइड नहीं बनेगा ना, या हेलो एल्केन नहीं बनेगा ना। अब मैं हेलो एल्केन बोलूं, एल्किल हैलाइड बोलूंगा ना, एक ही बात है ना। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होगा, ये R और ये X प्लस ये HX क्या हो जाएगा बाहर। ऐसे देखिए आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए इधर से तो H चला जाए और इधर से हेलोजन चला जाए, तो एक H और एक X, HX बाहर, और क्या बना R और X, RX। अरे यही तो हमारा क्या है, अरे यही एल्किल हैलाइड है बच्चों। क्या है, यही एल्किल हैलाइड, ये लीजिए। और ये क्या था हमारा एल्केन, तो एल्केन से क्या बना दिया अपन ने एल्किल हैलाइड। कैसे बनाया, देखिए एल्केन में एक हाइड्रोजन था, उसको हेलोजन ने हटा दिया ना। तो जब एक ग्रुप है ना, अरे किसी भी अभिक्रिया के दौरान एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को हटा दे, रिप्लेस कर दे ना, और खुद जुड़ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ हेलोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन को एल्केन से हटा दिया और खुद जुड़ गया, तो अभिक्रिया कौन सी है, प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी तीन प्रकार की होती है ना, एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और एक होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और एक होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि यदि इस ग्रुप को हाइड्रोजन को है ना, अरे हेलोजन जो है ना, अब हेलोजन क्या बना ले, मुक्त मूलक बना लिया ना, तो वो मुक्त मूलक यदि इस H को हटाता तो अभिक्रिया का नाम हो जाएगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। और अगर यही काम कौन करता है, उस ग्रुप को हटाने का काम इलेक्ट्रॉन स्नेही करता है, तो अभिक्रिया का नाम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और यदि उस ग्रुप को हटाने का काम कोई नाभिक स्नेही करता है, तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहाँ इस H को हटाने का काम कौन करता है, अरे मुक्त मूलक करता है ना। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं ना इसका, ये तो RH हो गया। अब मैंने क्या कहा आपसे, RH की जगह आप क्या ले लो, अरे कोई एल्किल ग्रुप ले लो, जैसे मैंने मैथिल ले लिया ना, तो इस एल्केन का नाम क्या हो गया, अरे इस एल्केन का नाम हो गया मैथेन। क्या हो गया बच्चों, मैथेन। और मान लो मैंने हेलोजन की जगह क्या ले लिया, Cl2, और वही मैं क्या ले रहा हूं यहां से, या तो सनलाइट ले लो ना, ये सनलाइट की जगह आप ना H न्यू लिख सकते हो ना, H न्यू। कल म्यू आया था ना, आधा मैं और यू म्यू, वो द्विध्रुव आगमन था। ये न्यू है ना, आधा नए और यू न्यू, आवृत्ति को न्यू से दिखाते हैं ना। तो देखो क्या होगा, ये होगा आपके CH3 और Cl, और इधर क्या बनेगा आपके HCl। कैसे बना, ऐसे बना, देखो इधर से तो H चला गया और इधर से आपके Cl चला गया, HCl बाहर, क्या बन गया CH3Cl। और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है बच्चों मैथिल और क्लोराइड। अब नाम कैसे दिया, ये बात अपन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना। क्यों, मैं अलग से आपको साधारण नाम पद्धति, IUPAC नाम पद्धति दोनों पढ़ा के हम यहाँ तक आ रहा हूँ ना, ऐसे नहीं जंप लगाया अपन ने ना। इसलिए पीछे की क्लासों को देखें आप ना, तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा ना, और अच्छा समझ में आएगा ना। ठीक है बच्चों, देखिए, और वही एल्केन कैसा होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। मैंने ऊपर लिख ही दिया है ना, एक्सेस में होना चाहिए। ठीक है, ये लो मैं एक बार और लिख दूं, अगर आपको दिक्कत है तो ये लो, ये एल्केन कैसा होना चाहिए, एक्सिस में होना चाहिए। किसमें बच्चों, एक्सिस में। ये लीजिए, तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, अरे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना। कौन सी अभिक्रिया है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, यह अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। एक अपन ने पीछे पढ़ा था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना, उसके बीच में या तो कोई मध्यवर्ती स्पीसीज बनती है या फिर कोई संक्रमण अवस्था बनती है ना, अत्यधिक ऊर्जा की अस्थायी। मध्यवर्ती स्पीसीज में कार्बोधनायन, कार्बोनाइन और कार्बन मुक्त मूलक ये पढ़े थे अपन ने ना। तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, मुक्त मूलक बनता है ना। क्या बनता है, मुक्त मूलक। तो क्या कहेंगे, अगला पॉइंट, इस अभिक्रिया में
इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती मुक्त मूलक बनता है। क्या बनता है बच्चों? मुक्त मूलक बनता है। और ध्यान रखना ना कि जो भी मध्यवर्ती बनेगा ना तो फिर एल्केन की क्रियाशीलता है ना, अरे जो भी रिएक्टेंट है उसकी क्रियाशीलता है वो डिपेंड करती है किस पर? मध्यवर्ती के स्थायित्व पर। अगर मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी बनता है तो उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, और मध्यवर्ती कम स्थायी होता है तो क्रियाशीलता क्या होती है? कम। तो यहां तो कौन है? अरे मध्यवर्ती मुक्त मूलक बन रहा है, और अभिकारक कौन है? रिएक्टेंट कौन है? एल्केन है। तो इसका मतलब एल्केन की क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करेगी? अरे मुक्त मूलक के स्थायित्व पर। यानी मान लो जैसे आपको 2-3 एल्केन दे दिए, तो अब जिस एल्केन से है ना, अरे मध्यवर्ती मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी बनेगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, जिससे कम है ना मध्यवर्ती मुक्त मूलक बनेगा कम स्थायी वाला ना, तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी आपके? कम। तो क्या कह रहे हैं अपन? इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है? मुक्त मूलक। अतः एल्केन की क्रियाशीलता मुक्त मूलक के स्थायित्व पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बच्चों? मुक्त मूलक के स्थायित्व पर क्या करती है? निर्भर करती है ना। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर आगे की बातें करते हैं ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए आपने नोट डाउन कर लिया हो तो देखो एक है ना पीछे से पढ़ के आ रहा है ना, मैं यहां लिख देता हूं फिर भी है ना कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक का जो स्थायित्व था ना, अरे वो क्या था? अपन ने अति संयुग्मन प्रभाव में पढ़ा था ना, मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जैसा कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम होता है वही कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगी? 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम कौन हो जाएगा आपके? 1 डिग्री। ये लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एल्केन से अरे 3 डिग्री है ना मुक्त मूलक बनेगा, कार्बन मुक्त मूलक, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी किसके प्रति? अरे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति है ना, क्यों? ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है ना। और जिस एल्केन से है ना अरे मध्यवर्ती मुक्त मूलक कम स्थायी बनेगा ना, तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम। किसके प्रति? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति। देखिए नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार इसको ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए मैं आगे की बातें करता हूं ना। आगे की बातें क्या है? देखो एल्केन की क्रियाशीलता तो देख ली हमने कि भाई किस एल्केन की क्रियाशीलता ज्यादा होगी ना, किसकी कम होगी। अब हमको क्या देखना है? हेलोजन की क्रियाशीलता क्या होगी इस अभिक्रिया में ना। अरे हेलोजन की क्रियाशीलता क्या होगी इस अभिक्रिया में ना, और इसी अभिक्रिया में क्या, अरे पूरी केमिस्ट्री के अंदर हेलोजन की क्रियाशीलता क्या होगी ना। तो एक बार देख लीजिए आपने, एक बार याद कर लीजिए, आगे कहीं भी हेलोजन आए तो क्रियाशीलता का क्रम तो सेम ही रहेगा ना। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं आगे। हाँ जी, हाँ जी देखिए, हाँ जी बच्चों देखिए अब
देखिए, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, क्रियाशीलता किसकी, हैलोजन की, यानी रिएक्टिविटी ऑफ X2। X2 का मतलब हैलोजन की क्रियाशीलता। देखिए हैलोजन की क्रियाशीलता क्या होगी, देखो हैलोजन हमको पता है फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो देखिए F2 ये हो सकता है, Cl2 हो सकता है, आपका Br2 हो सकता है और आपका I2 हो सकता है। अब देखिए फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन के साथ जब भी अभिक्रिया करवाई जाती है ना, तो फ्लोरीन है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता भी है ना। अरे कौन सी अभिक्रिया देता है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देगा तो अत्यधिक, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब अरे ऊष्मा का बाहर निकलना, तो अत्यधिक ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। और अत्यधिक मात्रा में जो ऊष्मा मुक्त हो गया ना, तो देखिए हमको पता है, अरे हमारी केमिस्ट्री की लैब में ना जो ज्यादातर उपकरण होते हैं वो कांच के होते हैं भैया ना। अरे किसके होते हैं, कांच के। तो अत्यधिक मात्रा में वो है ना ऊष्मा मुक्त होगी तो विस्फोट का खतरा रहेगा ना, क्यों, कांच के उपकरण टूटने का खतरा रहेगा ना। तो क्या कहेंगे अपन, विस्फोट का क्या है अभी, अरे खतरा, विस्फोट का क्या है बच्चों, खतरा। और जब विस्फोट का खतरा है, अरे तो क्या इस अभिक्रिया को करवाएंगे, क्या नहीं करवाएंगे ना। आगे देखिए आप, आयोडीनीकरण। तो आयोडीनीकरण जनरली नहीं करवाते ना, सामान्यतः नहीं करवाते। अरे सामान्यतः का मतलब समझते हो ना, अरे रोजाना सामान्यतः तो हम क्या, अरे खाना ही खाते भी है ना, दाल रोटी सब्जी जो भी है ना, हाँ। पर कभी कभी है ना, अरे कोई बाहर त्योहार आ गया ना, तो उस पर मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं ना, पकवान बनाते हैं ना, तो वो स्पेशल हो गया ना। तो जनरली तो क्या अपन है ना, अरे डेली रूटीन में तो अपन क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सिंपल है ना। हाँ तो वही बात है, जनरली का मतलब समझता ना अपन ना। मैं कभी भी कहूँ कि जनरली ये ऐसा होता है ना, तो जनरली का मतलब सामान्यतः ना, ज्यादातर केस में ऐसा होगा ना। जैसे 98% केस, 95-96% केस में ऐसा हो रहा है, 99% केस में ऐसा हो रहा है, 1% केस ऐसा इसमें है ना, अरे कुछ स्पेशल हो जाए, ठीक है ना। तो अब आप समझ जाओगे जनरली या सामान्यतः हिंदी में कहूँ तो ना। तो देखो आयोडीन जो है ना, ये बहुत कम क्रियाशील है भैया ना, बहुत कम क्रियाशील, लेस रिएक्टिव है ना। जब ये कम क्रियाशील है तो ये क्या करता है, अरे उत्क्रमणीय अभिक्रिया दे देता है ना। कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अरे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब समझ रहे हो ना, कि रिएक्टेंट क्रिया करके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट सेम कंडीशंस में वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए ना। तो हमको बनाना तो क्या है, एल्केन से अरे है ना हेलो एल्केन बनाना है, पर हेलो एल्केन वापस से एल्केन में चेंज हो गया तो कोई फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो जनरली नहीं करवाते हैं ना, तो क्या कहेंगे, आयोडीनीकरण सामान्यतः नहीं करवाते। लेकिन फिर भी कोई कहेगा नहीं मुझे तो करवाना ही है आयोडीनीकरण, तो फिर क्या करते हैं अपन, कोई प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं ना। क्या लेते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। और वो क्या हो सकते हैं, जैसे HNO3 हो सकता है, HGO हो सकता है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HiO3 हो सकता है ना, HiO3, ठीक है ना। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब देखिए इसका मतलब ये तो कभी नहीं करवा रहे अपन, अरे एल्केन की अभिक्रिया ना किससे, हैलोजन से करवा रहे हैं ना। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया है ना। अरे एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से करवा रहे हैं ना, यानी हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण तो 4 प्रकार का हो सकता है, फ्लोरीन से करवाओ तो फ्लोरीनीकरण, क्लोरीन से करवाओ तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन से करवाओ तो ब्रोमीनीकरण, आयोडीन से करवाओ तो आयोडीनीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन से तो रिएक्शन होगी नहीं, क्यों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देगा, विस्फोट का खतरा होगा ना, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होगी तो विस्फोट का खतरा रहेगा, इसलिए नहीं करवाते। इसका मतलब फ्लोरीनीकरण तो कभी भी नहीं करवाते, आयोडीनीकरण जनरली नहीं करवाते। और लेकिन करवाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा अपन को, अरे प्रबल ऑक्सीकारक लेने पड़ेंगे ना, जो मैंने बोले थे HNO3, HiO3, HGO, इनमें से कोई सा भी एक ले लो तो अभिक्रिया हो जाएगी। अब बचे कौन, 2, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन, यानी क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण आसानी से हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या लिख दूं, अरे ये इजीली पॉसिबल है ना। इजीली पॉसिबल का मतलब ये आसानी से हो सकते हैं, क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण। हाँ अब एक चीज ध्यान रखिए ना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है ना। जैसे अपन क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण बोल रहे हैं, ये उसको शॉर्ट में बोलता है, करण की जगह न लगा देता है ना।
जैसे क्लोरिनन, ब्रोमिनन, है ना, ऐसे आयोडोनन, फ्लोरोनन, ऐसे बोलता है ना। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को तो है ना आप, है ना, थोड़ा सा समझते हुए चले ना। अब इसमें क्रियाशीलता का क्रम हमेशा क्या रहता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम कौन है, आयोडीन। पर ध्यान रखें, फ्लोरीनीकरण कभी नहीं करवाते, आयोडीनीकरण जनरली नहीं करवाते। करवाना है तो प्रबल ऑक्सीकारक के प्रेजेंस में करवाना है। तो बच्चे कौन, दो, क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण। इसका मतलब क्लोरीनीकरण फास्ट है, क्लोरीनीकरण फास्ट है किससे, ब्रोमीनीकरण से। तो हम जब भी हैलोजनीकरण की बात करेंगे तो हम या तो क्लोरीन की बात किया करेंगे या ब्रोमीन की बात किया करेंगे ना, कभी कभी आयोडीन की बात कर लेंगे ना, फ्लोरीनीकरण की बात तो कभी भी नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है ना हमेशा, कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आना, अरे हैलोजन की क्रियाशीलता आ जाए तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, आयोडीन सबसे कम। फ्लोरीनीकरण कभी नहीं करवाएंगे, आयोडीनीकरण जनरली नहीं करवाएंगे, और अगर करवाना है तो फिर प्रबल ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो फिर बच्चा कौन, क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण, और वो आसानी से हो जाएंगे ना। उसमें भी क्लोरीनीकरण फास्ट होता है, ब्रोमीनीकरण स्लो होता है ना, तो इसलिए क्लोरीनीकरण की बात अपन ज्यादा किया करेंगे ना, ठीक है। तो देखिए एक बार इसको आपने नोट डाउन कर लिया ना, ये हो गया। अब देखिए एक ये वाली जो अभिक्रिया है ना, ये वाली कि एल्केन से बना रहे हैं अपन हेलो एल्केन, ये हैलोजनीकरण है ना। तो ये जो अभिक्रिया है ना, या कह दो ये जो विधि है ना, अरे ये एल्किल हैलाइड बनाने की अच्छी विधि नहीं है ना, एल्किल हैलाइड बनाने की अच्छी विधि नहीं है। उसका कारण क्या है, यहाँ ना पॉली हेलो एल्केनों का जटिल मिश्रण मिलता है ना। पॉली हेलो एल्केन का मतलब अरे एक से ज्यादा हेलो एल्केनों का मिश्रण मिल जाता है ना, जिसमें से किसी इच्छित हेलो एल्केन को, इच्छित का मतलब अरे जिसको हम बनाना चाह रहे हैं ना, उसको पृथक करना क्या होता है, कठिन। इसलिए ये विधि ज्यादा बढ़िया नहीं है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि यह विधि एल्किल हैलाइड बनाने की, एल्किल हैलाइड बनाने की अच्छी विधि नहीं है ना, उत्तम विधि नहीं है, बनाने की उत्तम विधि नहीं है, क्योंकि उत्तम विधि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उत्तम विधि नहीं है, क्योंकि इस अभिक्रिया में समावयवी, समावयवी का मतलब जिनके अणुसूत्र समान हो, मोनो व पॉली हेलो एल्केनों का, पॉली हेलो एल्केनों का जटिल मिश्रण, जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें से किसी इच्छित हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का, इच्छित हेलो एल्केन का पृथक्करण कठिन होता है, पृथक्करण कठिन होता है। ये लीजिए, तो ये अभिक्रिया कंप्लीट हो गई ना। अब इस पर आधारित मैं क्वेश्चंस लेता हूं कुछ, है ना, देखिए आपको तब समझ में आएगा और ज्यादा अच्छा ना, बेहतरीन तरीके से, है ना। देखिए एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए मैं क्वेश्चंस लेता हूं ना, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा ना।
तो ये रिएक्शंस है ना, ऐसे डायरेक्ट पूछी नहीं जाती है ना, बस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीच बीच में से ना, तो आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए ना। और रिएक्शंस कब याद होंगे आपको? अरे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से रिएक्शंस आ जाएंगे आपको ना, ऐसी कोई बात नहीं है, 2-3-4 बार प्रैक्टिस करनी है आपको ना, रफ कॉपी के अंदर है ना। और ऑर्गेनिक में जितनी स्ट्रक्चर्स वगैरह आती हैं उनको बार बार बनाने का प्रयास करें ना, क्यों स्ट्रक्चर्स अगर हमको आती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। अरे किसकी अभिक्रिया करवानी है वो पता हो, बनेगा क्या वो पता है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमको पता ही नहीं है किसकी अभिक्रिया करवानी है ना, तो फिर बनेगा क्या, उसका क्या पता चलेगा? अरे चलेगा कुछ पता नहीं चलेगा ना। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ना, और क्वेश्चन क्या है सुनो। क्वेश्चन है आपके ये कि आपको ये दे दिया कि CH3 CH2 और ये CH3, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपेन। और देखिए इसका क्या करवा दिया, अरे इसका हैलोजनीकरण करवा दिया। हैलोजनीकरण में भी क्लोरीन से अभिक्रिया करवा दिया ना, क्लोरीनीकरण। और यहां क्या ले लिया अपन ने? सूर्य का प्रकाश। क्या ले लिया? सूर्य का प्रकाश। और हमसे क्या पूछ ले कि मुख्य उत्पाद क्या बनेगा इस अभिक्रिया में ना, मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, ये लीजिए, ठीक है ना, यानी मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इस अभिक्रिया में। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सुनिए। देखिए हम पीछे से सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए CH3 और यहां से क्या हो रहा है, ये CH और मैं ऐसे दिखा दूं इसको H, और ये देखिए CH2 और ये H। क्यों? देखिए अरे ये वाला जो CH3 है ना और ये वाला CH3 एक ही बात है ना, इसका मतलब मुक्त मूलक बनाना हमको यहां से। क्यों? अभी तो पढ़ा अपन ने, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, अरे मुक्त मूलक बनता है। क्या बनता है? मुक्त मूलक। तो देखिए इससे कितने मुक्त मूलक बन सकते हैं, देखिए आप, अरे इससे 2 मुक्त मूलक बन सकते हैं ना। कौन कौन से? देखिए एक तो मैं ऐसा बना दूं, हाँ जी, देखिए CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये मैं मुक्त मूलक बना दूं। कैसे? देखिए समान विखंडन से मुक्त मूलक बनेगा ना, तो क्या होगा, अरे एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पे चला गया ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे आ गया ऐसे, तो इससे हमको ये मुक्त मूलक बन गया। और देखिए अरे ये वाला मुक्त मूलक कैसा है, अरे ये 1 डिग्री मुक्त मूलक है। ये सब कुछ पढ़ा के आ रहा हूं पीछे से मैं, कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये वाला कार्बन मुक्त मूलक कैसा बना, 1 डिग्री। तो मैंने क्या किया, अरे इस वाले कार्बन का समान विखंडन करवा दिया ना। अब मैं क्या करूं, देखिए इस वाले का करवा दूं। कैसे? देखिए अलग पेन से करवा देता हूं, इसका नहीं करवाऊंगा ना, अरे इस वाले का नहीं करवाऊं, इस वाले का करवा दूं, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और एक इस हाइड्रोजन पे। तो देखना क्या बनेगा, अरे यही बनेगा क्या, देखना CH3 ये CH और ये मुक्त मूलक, और इधर से क्या है, अरे ये CH3। अरे देखो ये कौन सा मुक्त मूलक बन गया, अरे ये 2 डिग्री मुक्त मूलक बन गया बच्चों। कौन सा मुक्त मूलक? 2 डिग्री मुक्त मूलक है। और हमको क्या पता है कि मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम अभी लिखा है मैंने ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब एक तो 2 बन रहा है, एक 1, तो 2 वाले का स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा, और 1 वाले का स्थायित्व क्या होगा, कम। तो क्या हो जाएगा, अरे ये तो लेस स्टेबल मूलक बन गया। ये तो क्या बना बच्चों, अरे लेस स्टेबल मुक्त मूलक। और ये वाला 2 वाला कैसा है आपका, 2 वाला कैसा है आपका, अरे मोर स्टेबल मुक्त मूलक है। कौन सा बच्चों, मोर स्टेबल मुक्त मूलक। 2 बना दिए मैंने। अब देखिए इधर से कौन है, क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन का क्या होगा, सुनिए, अरे इस क्लोरीन का क्या होगा, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, और ये क्या होगा, अरे ये H न्यू। तो यहां से क्या होगा, अरे इसका समान विखंडन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अरे सूर्य का प्रकाश, याद करो आप, उच्च ताप या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समान विखंडन होता था ना, और समान विखंडन से क्या होगा, मुक्त मूलक बनेगा। क्या होगा, अरे एक क्लोरीन का मुक्त मूलक ये। अब चाहो तो इसको डबल कर दो, क्यों, दोनों एक जैसे रहें, और चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, क्लोरीन का मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन का मुक्त मूलक। कोई दिक्कत है क्या? और देखिए जब मैंने इसका समान विखंडन किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो मैंने ये मुक्त मूलक बना दिया। और एक देखो, अरे हाइड्रोजन के पास भी तो क्या है, अरे इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो मुक्त मूलक बना। ऐसे यहां देखो, यहां भी ये भी तो हाइड्रोजन का मुक्त मूलक बनेगा यहाँ, अरे बनेगा बच्चों,
बनेगा। तो आगे देखिए, अरे मैं इससे भी क्या बनाता हूं, अरे इससे भी प्रोडक्ट बनाता हूं और मैं इससे भी प्रोडक्ट बनाता हूं। देखिए कौन आएगा, ये क्लोरीन का मुक्त मूलक जुड़ेगा इसके ऊपर। अरे दो है ना, तो एक तो क्या करेगा, अरे एक तो ऐसे करेगा, ये H मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक से जुड़ जाएगा। तो ये तो क्या बन गया आपका, अरे HCl। याद करो पीछे में HX बनाया करता था ना। और एक क्या होगा, ये वाला मुक्त मूलक क्या करेगा, अरे इसके साथ बंध बना लेगा। तो कैसे होगा, CH3, ये CH2 और देखिए ये CH2, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक क्लोरीन के पास, और बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो दोनों के बीच क्या होगा, अरे ये बॉन्ड बन जाएगा, बन गया। ऐसे देखो ये वाला वही इसके साथ में जुड़ेगा, अरे ये वाला तो इसके साथ जुड़ जाएगा, ऐसे उधर जुड़ रहा है ऐसे। और ये वाला है, अरे ये वाला कहां जुड़ेगा, अरे ये वाला यहां जुड़ेगा, जैसे ये वाला यहां जुड़ा था ना, ऐसे ऐसे जुड़ा था। ठीक है, तो क्या होगा देखना, अरे CH3 CH और देखो ये बॉन्ड बनेगा। तो देखो ये Cl इधर आ जाएगा आपके और ये CH3 इधर चला जाएगा। अरे Cl को नीचे बनाओ ऊपर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ना। और साथ में क्या बना, अरे साथ में बना HCl, ये Cl और ये H मिलके क्या बना देगा, अरे HCl बना देगा। तो देखिए HCl इनसे तो कोई लेना देना नहीं है अपन को ना। अपने केमिस्ट्री में हमेशा मुख्य उत्पाद की बात किया करेंगे अपन ना। अरे किसकी, मुख्य उत्पाद की। मुख्य उत्पाद का मतलब अरे अभिक्रिया में जो बने हैं ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी अरे 1 2 3 4 और बनते हैं बाकी के, वो सह उत्पाद कहलाते हैं ना। तो सह उत्पाद का मतलब मुख्य उत्पाद के साथ साथ बनने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं, सह उत्पाद। और अपने केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं हमेशा, अरे मुख्य उत्पाद की बात करते हैं ना, सह उत्पादों की बात इतनी नहीं करते। कोई इंपॉर्टेंट बन रहा है तो फिर उसको देख लेते हैं ना। अरे जैसे शादी में दूल्हा और दुल्हन की बात की जाती है भैया ना, अरे बारातियों की बात नहीं की जाती, बाराती कैसे हैं, दूल्हा कैसा है, दुल्हन कैसी है ना। हाँ, अट्रैक्शन पॉइंट वो है ना, अरे पब्लिक का ना। पब्लिक देखेगी दूल्हा दुल्हन को देखेगी, ऐसे नहीं बारातियों को देखेगी ना। हाँ, कोई कोई देख सकता है बारातियों को भी है ना। हाँ, देखने की कोई मनाही नहीं है ना। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में हमेशा किसकी बात करेंगे अपन, मुख्य उत्पाद की बात करेंगे। तो मुख्य उत्पाद तो कौन बन रहा है, एल्किल हैलाइड। तो देखिए इसका नाम देना चाहो आप, तो देखिए इसका नाम तो क्या हो जाएगा आपके 1 क्लोरो और 3 कार्बन इसलिए प्रॉप और तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। और देखिए इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या है बच्चों, 2 क्लोरो प्रोपेन। दो ही मूलक कैसे बने समझ में आ गया ना। इधर से बना लो या इधर से बना लो, एक ही बात है। तो उससे तो ये बन गया और एक ये बन गया। अब एक चीज और सीखो, देखो जिसका मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी, अरे जिससे भी मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी बनता है वो ही मुख्य उत्पाद बनाता है ना। जिसका मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी उसी से क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद। और जिसका मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी क्रियाशीलता भी उसी की ज्यादा और मुख्य उत्पाद के रूप में भी वो ही बनेगा। क्या काम है, जिसका मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी उसी की क्रियाशीलता ज्यादा और वो ही क्या बनाएगा, मुख्य उत्पाद। तो देखना अरे 1 में से और 2 में से कौन ज्यादा स्थायी है, 2 वाला। इसका मतलब 2 वाले से जो है ना उत्पाद बनेगा वो कैसा होगा, मुख्य। और 1 वाले से बनेगा वो कैसा होगा, अल्प उत्पाद। और मुख्य को हम बोलेंगे हम मेजर है ना, और अल्प को क्या बोलेंगे, माइनर। तो ये कौन सा हो गया आपका, मेजर। अरे 2 क्लोरोप्रोपेन है, मेजर है ना। HCl को मत कर लेना मेजर, ये तो सह उत्पाद है ना। और ये जो है 1 क्लोरोप्रोपेन, अरे ये कैसा है, माइनर। ये माइनर प्रोडक्ट है। और ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका, मेजर। मेजर का मतलब मुख्य और वो कैसा है, अल्प उत्पाद। अरे जैसे मान लो ये 85% बन रहा है, ये 15 बन रहा है, तो 50% से ज्यादा बनेगा ना। अरे चाहे 51% ही बनेगा ना, वो मुख्य कहलाएगा ना। दूसरा चाहे 49 बन जाए लेकिन फिर भी कैसा कहलाएगा, माइनर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। 1-2 क्वेश्चंस में है ना एनसीईआरटी की और है ना, आपको बताता हूं। देखो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए हाँ जी बच्चों,
मैं एक क्वेश्चन सोल्व लेता हूं ना आज का। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैंने आपको बिल्कुल ना बेहतरीन तरीके से समझा दिया ना। फिर भी आपको कोई डाउट लगे ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा ना। और वीडियो को है ना आप शेयर नहीं कर रहे बच्चों ना, अरे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ना। अरे शेयर करने में आपके पैसे थोड़े लग रहे हैं क्या? अरे और भी लोगों तक वीडियो पहुंचे है ना, और भी लोग इससे लाभान्वित हो ना, उनको भी फायदा हुआ ना। अरे केवल ये नहीं कि हमारा ही फायदा हो ना, फायदा सबका हुआ ना। अरे प्रकृति सबको है ना, हाँ मौका दीजिए, सबको जीवित है ना, अरे सबको बचाए रखना चाहती है ना। पर अगर मान लो कोई है ना अरे नहीं चाहता है ना, तो फिर को तो उसको उड़ाई देती है ना। अरे प्रकृति उसको उड़ाई देती फिर है ना। डार्विन का प्राकृतिक वर्णन का ना, अरे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पढ़ा होगा। अरे बायोलॉजी में चलता है ये, केमिस्ट्री में नहीं चलता भैया ना। कहीं कोई कह रहे सर केमिस्ट्री में है ना, कहां से आ गया ये है ना। हाँ मैं तो बायोलॉजी की बात बोल रहा हूँ आपसे है ना। हाँ तो आपके शेयर करने से आपके पैसे नहीं लग रहे हैं ना। हाँ और भी किसी को केमिस्ट्री में मान लो अरे डर लगता है, ऐसे आपको लग रहा हो मान लो ना, ऐसे उसको भी लगता होगा ना। हाँ तो उसका भी डर दूर हो जाए, आपका तो दूर हो ही रहा है ना, उसका भी दूर हो जाए ना। केमिस्ट्री आसान सब्जेक्ट है वैसे है ना, सिंपल है ना। बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स चीजें आनी चाहिए, जो बेसिक में पढ़ा के आ रहा हूँ आपको ना। 24 लेक्चर पढ़ा दिया आपको ना जीओसी किया ना। अगर आपने उतने कर लिए तो आप बिल्कुल है ना, अरे बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी अच्छे से ना। आप कहीं नहीं अटकोगे, अरे यही क्या नीट जेईई में नहीं अटकोगे ना, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना, उसमें भी नहीं अटकोगे ना। इसलिए है ना लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करें ना। ठीक है बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन देखिए आप, एनसीईआरटी का ही है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है सुनो। हाँ जी, इसने दे रखा है कि CH3 इसका होल ट्वाइस, ये CH2 और ये CH3। देखिए क्वेश्चन नंबर 10.3 है ना, और क्वेश्चन क्या उदाहरण है ना। ये लो मैं आपको मेंशन ही कर दूंगा ना। अरे कभी आप ना एनसीईआरटी किया ना, मैं सारे क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा नहीं बोर्ड पे ना, आपको क्वेश्चंस तो मैं बोल के बता दूंगा ना, ऐसे लिख दिया करूंगा मैं ना। और मैं साथ में ना अरे पेज नंबर भी लिख दूंगा ना। जैसे आपकी बुक्स अगर पुरानी है ना तब तो ये 10.3 है ना, और नई बुक्स है तो आप हेलो एल्केन का छठा चैप्टर देखें ना, 0.3 आपको ऐसे कैसे मिलेगा, वो 6.3 हो जाएगा बस है ना। बस चैप्टर के हिसाब से दे रखे हैं इन्होंने ना। और ये पेज नंबर कितने पे है, मेरे पास जो बुक है उसमें 301 पेज पर है ना, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या देखना है 6.3 है ना, तो इसने ये दे दिया ना। इसके मुक्त मूलक क्लोरीनन, मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को, अरे जिनको अपन समावयवी बोलते हैं ना, इसको समावयवों को ऐसे बोलता है, समावयव को पहचानिए कि भाई कौन कौन से बनेंगे ना। देखो अपनी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को क्या कह सकते हैं अपन, कि भाई आपको एक ये दे दिया ना, कोई एल्केन दे दिया ना, और क्या कह रहा है ये एल्केन दिया है ना, इसका क्या करवा रहा है ये, अरे मुक्त मूलक क्लोरीन है ना, क्लोरीन करवा रहा है ना, अरे क्लोरीनीकरण करवा रहा है एल्केन का हेलोजनीकरण। उससे बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवियों को पहचानिए। अरे मोनोक्लोरो का मतलब है एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगा दो आप ना, ऐसे नहीं एक है ना, दो हाइड्रोजन को हटा के दो नहीं लगवा रहा है ना, डाइक्लोरो नहीं बनवा रहा है, कौन सा बनवा रहा है, मोनोक्लोरो ना। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सिंपल है। अरे ये मैंने करवा रखा है आपको ना, कहा,
आपको याद होगा ना, अरे हाइड्रोकार्बन समूह या मूलक पढ़ाए थे ना, उसमें मैंने ब्यूटेन से बनाए थे आपको, है ना। ब्यूटेन के दो समावेशी, एक एन ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन, एन से भी दो बनाए थे, आइसो से भी दो बनाए थे। एन से एक तो एन ब्यूटेल बना दिया था अपन ने, एक सेकेंडरी ब्यूटेल बना दिया था, और आइसो वाले से एक आइसो ब्यूटेल बना दिया था अपन ने ना, और एक टर्सरी ब्यूटेल बना दिया था ना। कौन सा? टर्सरी। ऐसे ही मैंने पेंटेन से आपको ना 3 समावेशी बनाए थे, एन आइसो नियो, एन वाले से 3, आइसो वाले से 4 और नियो वाले से 5, वो सॉरी एक मूलक बनाते थे ना, टोटल 8, 4 3 7 और 1 8। अरे एन वाले से 3, आइसो वाले से 4, नियो वाले से 1, टोटल कितने हो गए? 8। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है? अरे इस वाले को देखो आप, अरे ये यही तो है, देखो इसका होल्ट्राइज हो रहा है, इसका मतलब ये CH2 पे जुड़ा हुआ है ना। अरे ये होल्ट्राइज CH3 का होल्ट्राइज इस CH2 के ऊपर जुड़ रहा है ना। तो देखिए अरे इस CH2 के ऊपर कितने जुड़ रहे हैं? 2, एक तो ये और एक ये ट्वाइस नहीं है बच्चों ना, ये CH ही है ना। हाँ ये ट्वाइस नहीं है, क्यों? बैलेंस ही 5 हो जाएगी ना, अपन को 4 रखनी है ना। अरे यहाँ ये CH ही है ना, ये लो। हाँ इसका मतलब CH पे, अरे CH पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं ना, तो मैंने एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया। आगे देखिए इसके आगे कौन है? अरे इसके आगे CH2 है और इसके आगे कौन है आपके? CH3। बस हो गया अपना काम। पहचानिए इसको। अरे कुल कार्बन 5 है, फर्स्ट सेकंड, अरे फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर एक मैथिल समूह आ गया। याद करो केवल सेकंड कार्बन पर एक मैथिल समूह होता है, नाम के आगे आइसो लगाते हैं ना। तो ये क्या हो गया? अरे आइसो, कुल कार्बन 5 है इसलिए पेंट, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो आइसोपेंटेन। अरे ये जो दे रखा है ना, ये क्या है? हमारा आइसोपेंटेन। और इसका क्या करवा दिया इसने? अरे इसका क्लोरीनीकरण करवा दिया। और हमको पता है ना एल्केन का हेलोजनीकरण मुक्त मूलक है ना, अरे प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये कह रहा है, और ये क्या कह रहा है? केवल आपको मोनोक्लोरो बनाने, डाई वाले नहीं है ना। अरे डाई वाले नहीं, केवल कौन से बनाने हैं आपको? मोनोक्लोरो वाले। तो बस अपन जो हाइड्रोकार्बन समूह या मूलक बनाते थे ना, तो हाइड्रोकार्बन समूह या मूलक में तो अपन फ्री वैलेंसी लगाते थे। बस यहाँ फ्री वैलेंसी की जगह क्या लगा दो? अरे ऑड इलेक्ट्रॉन लगा दो ना, फ्री इलेक्ट्रॉन लगा दो। फ्री वैलेंसी की जगह क्या लगा दो? फ्री इलेक्ट्रॉन। बस मुक्त मूलक बन जाएगा। तो आपको पता ही है इसके कितने मुक्त मूलक बनते हैं? अरे इससे 4 बनते हैं भैया ना। कितने बनते हैं? 4, 1 2 ये 3 और ये 4 कैसे बनेंगे देखिए। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं? अरे एक हाइड्रोजन का मुक्त मूलक है ना, यहां से निकाल रहा हूं। तो देखिए एक बार यहां से बन सकता है, मैं एक बार आपको देखो, अरे मैं बता भी देता हूं, देखो कहां से बन सकता है। देखिए एक बार आप, अरे इसका समांश विखंडन करवा लो, इससे बन जाएगा, इससे करवा लो, इससे बन जाएगा, इससे करवाओ, इससे। अब इन दोनों में से आप है ना, अरे आपकी इच्छा कोई से करवा लो ना। अरे इन दोनों में से आपकी इच्छा कोई से करवा लो ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हाँ जी, CH3, ये CH और ये आपका CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये क्या हो गया आपका? फ्री इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए अगले वाले से CH3, ये CH, ये CH3 और ये आपका CH, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये आपका CH3। आगे देखिए आप, ये CH3, ये C, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये CH2, ये CH3 और ये नीचे वाला CH3। एक बार मैंने यहां से हटा दिया ना, अरे यहां से मैंने समांश विखंडन करवा दिया। अब दोनों में से कोई सा ले लो, आपकी इच्छा है ना। मान लो मैंने ये ले लिया CH3 और ये CH और ये CH2 और इस पे मैंने क्या लगा दिया? अरे इस पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों? ये फ्री इलेक्ट्रॉन लगा दिया इस पे ना। और आगे क्या होगा? CH2 और ये CH3। कितने मुक्त मूलक बना दिए मैंने? 4। अब इतना तो हमको पता ही है क्या? अरे मुक्त मूलक बन गया। अब क्या होगा? ये क्या कह रहा है हमसे? मुक्त मूलक क्लोरीनन। इसका मतलब जो क्लोरीन होगा उसका भी समांश विखंडन होगा, और उससे हमको 2 क्लोरीन के मुक्त मूलक बनते हैं ना। कितने? 2। तो 2 में से क्या होगा? एक मुक्त मूलक इधर आके क्या कर लेगा? अरे बॉन्ड बना लेगा। तो इससे प्रोडक्ट बनने वाला क्या है? अरे इससे ये बनने वाला है CH3 CH और ये आपका CH3, ये CH2 और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक क्लोरीन लेके आएगा तो CH2 और Cl। एक प्रोडक्ट तो ये हो गया आपका। दूसरा ये हो गया। बस आपको अब कुछ नहीं करना, अरे इसके ऊपर क्या करना है? अरे Cl लाके जोड़ना है। ये लो Cl और ये आपका CH3। एक बार आप यहां जोड़ दीजिए, ये CH3C, ये Cl और ये आपका CH3 और ये CH2 और ये CH3। बोलो बच्चों। और एक इधर देखिए आप, CH3, ये CH और ये आपका CH2, इस पे एक Cl जुड़ गया और ये CH2 और ये CH3। आप देखिए अब कोई दिक्कत आई क्या आपको? अरे कोई दिक्कत आई क्या?
कितने प्रोडक्ट बना दिए अपन ने? 4। कौन कौन से? एक तो ये, एक ये, 2, एक 3 और एक 4। तो अगर हमसे डायरेक्ट पूछे, ऐसे पूछता कि कितने मोनोक्लोरस संरचनात्मक समवाय बनते हैं, तो 4। और चारों की स्ट्रक्चर ये रही आपकी। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने ना, ऐसे कह देता हमसे डायरेक्ट कह रहे आइसोपेंटेन का आप ना मुक्त क्लोरीनीकरण करवा दो और उत्पाद बना दो, तो आप बना देते आराम से ना। बस उसने स्ट्रक्चर लिख दी, अब स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। अब 2 क्वेश्चन सोल्व लूंगा मैं कल, है ना, 2-3 क्वेश्चन इसी के आधार पर, है ना, 2-3 क्वेश्चन सोल्व लूंगा मैं ना। आप एक बार इनको पढ़ें, फिर 2-3 क्वेश्चन सोल्व लेंगे, फिर आगे अगली विधि पढ़ेंगे अपन, है ना, एल्कीन से। एल्कीन से पढ़ लिया, कल एल्कीन से पहले क्वेश्चंस करवाऊंगा 2-3 और, है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी, है ना। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट। धीरे धीरे पढ़ते हैं ना रिएक्शंस को। एक बार आपको ना, एक बार आपको इंटरेस्ट, है ना, क्रिएट हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है ना। तो आप धीरे धीरे पढ़ें एक बार, है ना। इस चैप्टर में थोड़ा समय लगेगा, आगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स वगैरह, उनमें कोई टाइम नहीं लगेगा ना। बस एक चैप्टर में थोड़ा सा ना, आगे आने वाली रिएक्शन से सबको यही कवर कर लेंगे अपन, है ना, ताकि आगे वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आए। आगे तो बस अपन को फॉर्मेलिटी रहेगी, देखिए ये रिएक्शन अपन ने पीछे पढ़ी थी, है ना, उसको लिखना है बस, है ना। तो मैक्सिमम रिएक्शंस को अपन यही कवर कर लेंगे ना। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट। और अच्छी लगे तो क्लास को ना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह करें ना। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए ना, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा ना। ठीक है, चलो क्लास को ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं ना।